तो बच्चों हमने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट प्रीवियस वीडियो में कर लिया। अब हम आए हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के ऊपर, है ना। तो ध्यान से समझना, आज उसका फर्स्ट लेक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। पढ़ने वाले हैं हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो सुनो बेटा, मैंने बताया जब आप जर्नल बना लेते हो, लेजर बना लेते हो, ट्रायल बैलेंस बना लेते हो, तो उसके बाद आपको इसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, है ना। ये बताया था। लेकिन आपने मान लो ट्रायल बैलेंस बना लिया, जिस डेट को आप ट्रायल बैलेंस अपना फाइनल कर रहे हो उस डेट तक बेटा बहुत सारी एंट्रीज क्लियर नहीं होती। हमारे अकाउंट्स में सस्पेंस खड़ा हो जाता है। आपको याद है जब हम ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाते थे तो जब कोई मिसमैच आता था तो हम उसे सस्पेंस में डाल देते थे और यहाँ पे ऐसे डाल के उसे मैच कर देते थे। फिर सस्पेंस को क्लियर करते हैं तो बाद में हमें चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो उस ये जो सस्पेंस है जब ये क्लियर होगा, ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इसका जो इफेक्ट है आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना होगा। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? अपनी इसी इफेक्ट के कंसिडरेशन को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लेने होते हैं। जो ट्रायल बैलेंस के बाद चीज़ें हमें पता चली हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ट्रायल बैलेंस के वक्त हमें पता नहीं थी, वो हमें इफेक्ट में लेनी होती है ना। एक दूसरी चीज़ समझाता हूँ। जो हम बेटा ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये कौन से कंसेप्ट पे बनाते हैं? ये बेटा किस कंसेप्ट पे बेस होता है? तो जो बेटा अपना फाइनल अकाउंट है ना, ये हमारे अकाउंटिंग के मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। कौन से कंसेप्ट पे? मैचिंग कंसेप्ट पे। सर ये क्या होता है? सर मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जिस साल का आप, जैसे मान लेते हैं कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 तक की कर रहे हो, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर तुम सुनना इस साल की इनकम को कंसिडर कर रहे हो, अगर तुम इनकम इस 12 महीने की इनकम को कंसिडर कर रहे हो, तो आपको जो खर्चे हैं इसके रिस्पेक्ट में, एक्सपेंस हैं, वो भी उस 12 महीने के ही लेने हैं, जो कि 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 को खत्म होंगे, ठीक है। अब सुनना, मान लेते हैं हमने कोई एक्सपेंस इनकर कर दिया। एक तो मैचिंग कंसेप्ट हो गया और दूसरा कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा एक्रूवल, कि हम एक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड होके ये बनाते हैं, है ना। तो एक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है बेटा कि रिकॉग्नाइज या ऑल एक्सपेंसेस, रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, और रिकॉर्ड ऑल इनकम व्हेन इट इज अर्नड वेदर पेड और नॉट, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है, एक्रूवल और मैचिंग, जिसके कंसेप्ट पे आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो इसकी वजह से भी कुछ एडजस्टमेंट बेटा पिक्चर में आती हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने कोई एक्सपेंस करा, मान लेते हैं हमने कोई एक्सपेंस करा, लेट्स सपोज कि ये रेंट है, ठीक है, और रेंट है हमारा 10,000 रुपये पर मंथ। तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 25 तक? बताना। 1,20,000। लेकिन हमने जो रेंट पे करा वो सिर्फ 10 मंथ का करा, तो रेंट में कितना गया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,00,000, है ना।
और अभी बकाया रेंट कितना है हमारा, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, ये कितना है हमारा 20,000। तो मेरे को बताओ इस साल के पीएनएल में कौन सा कितना अमाउंट जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है भाई पूरे साल का खर्चा कितना हुआ इनकर होना चाहिए, वेदर पेड और नॉट उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। एक्रूवल भी बोलता है, मैचिंग भी बोलता है कि पूरे साल का खर्चा उठाओ भाई। तो 1,20,000 पूरे साल का खर्चा है, तो ये आपके पीएनएल अकाउंट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू रेंट पेड कितना 1,00,000 और ऐड करना पड़ेगा इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 आपके पीएनएल में। और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये आप दिखाओगे लाइबिलिटीज़ में, अभी सिखाऊंगा पूरी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में, ठीक है, सिखाऊंगा, ठीक। लेकिन मैं बस आपको अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडजस्टमेंट का जन्म क्यों हुआ है, ठीक है। तो जन्म बेटा इसलिए हुआ है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती है और हमारे पास टाइम नहीं होता या हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो इसलिए हमें ट्रायल बैलेंस को क्लोज करना पड़ता है। फिर बाद में हम बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे हमें उसका इफेक्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना होता है, फाइनल अकाउंट में लेना होता है, तो इसलिए एडजस्टमेंट का जन्म हुआ। और कंसेप्ट है हमारा, जिस कंसेप्ट पे हम बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट, उसको मैचिंग और एक्रूवल कंसेप्ट बोलते हैं। तो ये मैचिंग और एक्रूवल कंसेप्ट की वजह से भी ऐसा होता है कि हमें जो एक्सपेंसेस है आगे वाले साल का, ठीक है, वो हटाना है, इस साल के एक्सपेंसेस को पूरा का पूरा काउंट करना है वेदर पेड और नॉट। ऐसे ही इनकम में भी होगा कि पूरी की पूरी इस साल की इनकम को हमें काउंट करना है वेदर रिसीव्ड और नॉट, तो इसलिए ये सारी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एक एक सॉरी एक एक करके हम सारी एडजस्टमेंट को खत्म कर लेंगे, जल्दी से आ जाना, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट जो हमारे पास निकल के आती है बेटा वो है क्लोजिंग स्टॉक की, किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की है, ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट। इसमें आपने क्या सीखना है सर, इसमें आपने ये तो सीख लिया कि सर हम ना क्लोजिंग स्टॉक को कहां पे दिखाते हैं, सर हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ट्रेंडिंग क्यों लिख रहा हूं मैं यार, अभी ट्रेंडिंग नहीं आए, हम ट्रेंडिंग में आ जाएंगे हनी सिंह की तरह, लेकिन थोड़ा आप बच्चों को भरोसा दिखाना पड़ेगा। सर कहाँ दिखाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। याद करो वो ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है, उसमें आप कहाँ पे दिखाते थे बताओ, आप यहाँ बाय सेल्स लिखते थे और इसके नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे, है ना, फिर आप बैलेंसिंग करके जीपी वगैरह निकालते थे। सर तो एडजस्टमेंट क्या हुई सर इसमें, आपने तो बस ये बता दिया पुराना वाला ही कि सर क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे। बेटा एडजस्टमेंट अब पढ़ाने वाला हूँ, सुनना। एडजस्टमेंट है इसकी वैल्यू को लेके कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की ना दो वैल्यू होती हैं, एक तो हो गया बुक वैल्यू जिसपे हमने दिखा रखा है यानी कि कॉस्ट। मान लेते हैं हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम 1,00,000 का लाए थे, लेकिन अगर मैं इसको बाजार में बेचने जाऊंगा ना तो ये सिर्फ मेरे को 90,000 ही दे पाएगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या बोल दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शॉर्ट में बोलते हैं एनआरवी, या आप इसको मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है, मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो। तो अब देखो दो वैल्यू आ गई आपकी क्लोजिंग स्टॉक की, एक तो कॉस्ट आ गई जो आपके पास जिस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड करा हुआ है अपने ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखाया हुआ है, ठीक है, और एक आ गई इसकी मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अब कंसेप्ट, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि सर इसमें से वैल्यू कौन सी लूँ मैं, जब मैं यहाँ ट्रेडिंग में अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊं तो सर मैं कॉस्ट लूँ या मैं एनआरवी लूँ, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मैंने बोला आपको, दिख रहा है ना भाई आपको सब कुछ, ठीक है। तो मैंने बोला आपको बेटा कंसेप्ट ये है कि आपको लेना है इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा। अब बताना मेरे को 1,00,000 कम है या 90,000। अगर आप मैथ वाले नहीं हो
तब भी आपको इतना मैथ तो आता ही होगा। बताना 1 लाख कम है या 90,000? सर 90,000, तो हम यहाँ पे 90,000 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 90,000 ले लेना है। ठीक है, विच एवर इज लोअर, WEL का मतलब है विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब मान लो अगर सिनारियो ऐसा होता कि कॉस्ट मेरी यहाँ 90,000 आ रही होती और NRV मेरी 1 लाख आ रही होती, हालांकि ऐसा अधिकतर होता नहीं है, तो आप कौन सी वैल्यू लेते? तब आप यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ना, 99 कर देता हूँ वरना सेम फिगर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 99 लेते। क्यों? दोनों में से जो कम है, जो लोअर है, हमें वो लेना है अपने फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस बट नॉट द गेन। तो कह रहा है मार्केट में चाहे आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो, लेकिन आपको इसे कम पे ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ये बनाया कि भैया ज़्यादा वैल्यू पे मत दिखाओ, कम पे दिखाओ, जो मिनिमम आपको मिल सकते हैं, चाहे कॉस्ट हो चाहे वो NRV हो, उन दोनों में से जो कम होगा आप उस पर अपने क्लोजिंग स्टॉक को दिखा सकते हो। आ जाओ, अब अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं फटाफट से। आ जाइए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, जिसको बेटा बोला जाता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। सर पहले इसका मतलब समझो। ठीक है, सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? दैट वाज आई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सर ये वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। ठीक है, जो अभी पे करने को बाकी है, जिसको बोलते हैं यट टू बी पेड। ठीक है, तो सर इस एग्जांपल से समझो। सर हमारा ये ऑफिस था बिजनेस का, और ये हमने रेंट पे लिया हुआ था। सर इसका रेंट था 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो 10,000 पर मंथ रेंट था, तो हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 25 की। तो सर कितना रेंट पे होना चाहिए बताना, ऐसे करके है? हर मंथ 10,000 इंटू 12, 1,20,000 हमें पे करना था, पे करना था। लेकिन हमने पे कितना करा? पेड रेंट 1,00,000 रुपए पूरे साल में, फॉर द ईयर। कितना? 1,00,000 रुपए। तो इसकी एंट्री क्या लगी होगी बताना? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, है ना? 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, अब ये जो रेंट है इसको यहाँ पे मैं PNL बना देता हूँ आपके लिए। सर इतनी तगड़ी लाइन क्यों खींच देते हो आप? भैया ये सैंपल है बस, है ना, तो दिल पे मत लेना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक, पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर को भी दिल पे मत लेना। ठीक है, आ जाओ। तो हमने ये रेंट कहाँ पे डाल दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया होगा। तो ये रेंट तो यहाँ पे आएगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, 1,00,000 रुपए का, है ना? अब रेंट हमारा बचा कितना है? यट टू बी पेड, मेरे को बताना। सर 20,000 का। तो मेरे को बताओ, क्या ये इस साल का रेंट नहीं है? क्या ये आज इस साल का 24-25 का रेंट नहीं है 20,000 का? सर 12 महीने पे होना था, 10 तक ही पे हो पाया। 1,00,000 तो सर इस साल का है, लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि भैया जो बाकी का 20,000 बचा है ना फॉर 2 मंथ,
ये भी आपका 24-25 का ही है। तो इसे भी रिकॉर्ड करो, इसे भी खर्चे में दिखाओ। ठीक है, तो इसको खर्चे में दिखाने के लिए एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो डेबिट करना पड़ेगा 20,000। टू कैश लिख दूं, टू कैश लिख दूं या बैंक लिख दूं? सर क्या पे करा है हमने, क्या पे कर दिया? सर पे तो नहीं करा, तो ना कैश आएगा ना बैंक आएगा, यहां पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना आया? 20,000। ठीक है, तो ये हमने रेंट बुक कर दिया और इसके अगेंस्ट जो बकाया है, जो कि मेरी लाइबिलिटी है, वो स्टैंड कर दी। ठीक है, समझ में आया? तो आपको यहाँ पे रेंट में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग कब की है? ईयर एंड की है या ईयर बिगिनिंग की है? ये आउटस्टैंडिंग एट एंड है। ठीक है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है मेरे दोस्त, ये एट एंड है, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 20,000। टोटल कितना आ जाएगा? 1,20। ठीक है, और ये एक, ये तो हो गया पीएनएल अकाउंट में आपका ट्रीटमेंट। इसको आपको आउटस्टैंडिंग रेंट को लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, तो आपको इसे बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। तो जो आप बैलेंस शीट बनाओगे ना दोस्त, वहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आपको दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। ठीक, ये भाई एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, तो मैंने एक्सट्रैक्ट मतलब पूरी नहीं है ये, कंप्लीट, मैंने बस आपको प्रेजेंटेशन के रूप में समझाया है कि कैसे आप वहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है आपको। आपको रेंट में अपना आउटस्टैंडिंग जोड़ना है और तब यहाँ पे पूरा खर्चा बुक होगा, और जो आउटस्टैंडिंग जितने की है वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो वो हम किस में दिखा देंगे? अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा देंगे। ठीक है सर, सैलरी अकाउंट अगर आपको मैं बोल दूं बनाने को तो आप कैसे बनाओगे? सॉरी, रेंट अकाउंट अगर बोल दूं बनाने को तो कैसे बनाओगे? रेंट में ये भी आ जाएगा और रेंट में ये भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया मेरे भाई, उस एग्जाम्पल में जो रेंट था हमारा, वो हमने 10 महीने का पे करा था, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और ये हमारा 2 महीने का क्या था? आउटस्टैंडिंग था। तो हमने जो अपने पीएनएल में दिखाया, पूरा कितना दिखाया? 1,00,000 रेंट, ऐड कर दिया इसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड, कितना? तो ये टोटल हो गया हमारा 1,20। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट डालते हैं। क्या ट्विस्ट? सर ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये जो मैंने 1,00,000 पे करा ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। ये जो मैंने 1,00,000 पे करा है ना, इसमें से 10,000, इसमें से 10,000 प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है। किसकी है? प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है। तो बताओ, ये जो मैंने प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 10,000 लिखी है, ये है हमारा 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये पिछले ईयर की है, 1 अप्रैल 23, यानी यहाँ पे 1 महीने का रेंट रह रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने 1,00,000 पे करा है, इसमें से अब 10,000 ये वाला है, तो मैंने बताओ इस महीने का कितना, इस साल का कितना पे करा है? 90, है ना? और इसमें ये जो ब्रेक हो रहा है ना, 1,00,000, 90 इस साल का है, और ये 10,000 प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का ये। ठीक है, तो इस प्रीवियस ईयर की यानी आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है। ठीक है, तो उसे हम कर देंगे इसमें से लेस। तो बताना, 90 इस साल का पे हुआ है,
90, तो कहानी बदल गई ना। अब देखो 1 लाख जो है, 1 लाख में से 90 इस साल का पे हुआ है, 10,000 ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, और इस साल की आउटस्टैंडिंग अब 20 नहीं, कितनी आएगी, 30 आएगी। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, देखना आपको ये ऐसे दिखाना पड़ेगा। जितना रेंट पे करते हैं वो खर्चे में ले आते हैं हम, तो रेंट जितना पे करा 1 लाख, ठीक है, इसमें से लेस करेंगे आउट आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। ठीक है, कितना, 10,000, और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, 30,000। तो देखना नेट रिजल्ट आपका वही आएगा, पूरे साल का जो हमारा रेंट पड़ता है। ठीक है, तो जो पूरे साल का हमारा रेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही जाएगा। सर तो बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड या आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग? जो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है ये तो पिछली साल की बैलेंस शीट में होगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हमने दिखाया होगा, तो ये अब हट गया क्योंकि पे हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड जाएगा हमारी इस साल की बैलेंस शीट में। इस साल की बैलेंस शीट में क्या जाएगा हमारा, आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो ये थी बेटा कंप्लीट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग की, कि कैसे आपको इसको ऐड करना है, कैसे लेस करना है। आपने सीखना क्या है कि भैया रेंट हमारा जो पे हुआ टोटल, उसमें से हमें आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग का इफेक्ट हटाना है और आउटस्टैंडिंग एट एंड का इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, तब हमारा जो रेंट है पूरे साल का वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से। अब अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं जिसका नाम है प्रीपेड। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी एडजस्टमेंट पे जिसका नाम है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, या इसका एक और नाम है भाई, सुनना, प्रीपेड इसका स्कूल का नाम है, ये इसके घर का नाम है, ये इसके ट्यूशन का नाम है। प्रीपेड वो भी बोला जाता है इसे, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोला जाता है इसे, और इसे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी बोला जाता है। देखना एग्जाम्पल रेंट का ही दे दूं आपको, मान लेते हैं हमारा ये रेंट था 12 महीने का, वही एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 तक हमारा जो रेंट था 10,000 रुपये के हिसाब से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 रेंट होता था। ठीक है, लेकिन हम भाई मालदार पार्टी हैं, हम पे तो बहुत पैसा है, क्यों जी? तो हमने क्या करा, रेंट जो पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, रेंट पेड 1,40,000 कर दिया। अब सुनो, ये पे तो ड्यूरिंग द ईयर करा है, मान लेते हैं ये हमने कर दिया था 31 दिसंबर 24 को। ठीक है, तो बच्चे आपको ये तो नहीं लग रहा कि भैया 1,40 पूरा का पूरा हम यहाँ अपने पीएनएल में दिखा देंगे? ये तो किसी को नहीं लग रहा ना भाई। हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सुनना आप, रेंट हमारा इस साल से रिलेटेड कितना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,20। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन जब हमने ये 1,40 का रेंट पे करा होगा तो हमने क्या जनरल एंट्री करी होगी इसकी, बताना। हमने करा होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना, 1,40 1,40। लेकिन बाद में हमें क्या पता चला कि सर हमारा इस साल से रिलेटेड जो रेंट है वो तो 1,20 ही है, तो इसमें से जो 1,40 पे हुआ है वो 20,000 क्या है, 20,000 ऐसा रेंट है जो कि हमने क्या पे करा है, एडवांस में पे करा है, जिसको हम एडवांस भी बोलते हैं बेटा, जिसको हम प्रीपेड भी बोलते हैं, और जिसको हम अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं। ठीक,
इसको एडवांस, प्रीपेड और एक्सपायर्ड हम तीनों बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताना, ये रेंट हमने पे तो इस साल में ही कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? बेनिफिट इसका हमें मिलेगा फ्यूचर में, है ना। तो जो प्रीपेड रेंट है मेरे लिए, या प्रीपेड कोई सा भी प्रीपेड एक्सपेंस है, वो मेरे लिए क्या बन गया मेरे भाई? एसेट बन गया। क्या बन गया? एसेट बन गया। हर वो चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है हम उसे एसेट बोलते हैं, तो ये हम एसेट साइड दिखा देंगे 20,000 का। ठीक है, तो सर हमने तो रेंट में पूरा का पूरा डाल दिया, देखना ध्यान से, सर हमने तो रेंट में पूरा का पूरा 140 डाला हुआ है, तो यहाँ पे तो रेंट में जब हम पीएनएल बनाएंगे तो यहाँ तो 140 लिखना पड़ेगा सर, लेकिन उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा एडवांस, या जिसको बोल रहे हो आप प्रीपेड रेंट। कितना? 20,000। और यहाँ पे कितना आएगा? 120 ही आएगा, जो हमारी कहानी चल रही है। बेटा जो रेंट है वो उस साल का जितना हमने इनकर करा है हम उतना ही पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, यही मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। अब सर इसका इफेक्ट हटाएंगे कैसे? हम बोलेंगे कि भाई ये जो रेंट में तूने इतना डाल दिया था ना, इसको हटा दे, तो रेंट को कर दे तू क्रेडिट, डेबिट करके डाला था, क्रेडिट करके हटा दे। लेकिन डेबिट में क्या डाल दूं? कैश वापस ले लूं पैसा? भैया कैश वापस नहीं आएगा, हम इसको बुक करेंगे प्रीपेड रेंट के नाम से। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये हो जाएगी हमारी एंट्री 20,000 की। ठीक है, और इसका मैंने आपको एडजस्टमेंट तो बता दिया क्या करना है। तो ये जो एडवांस था मेरे को बताना, मैंने दिसंबर में पे करा है, तो ये एडवांस इस ईयर का एंड में था, तो ये प्रीपेड एट एंड है, प्रीपेड एट एंड है, प्रीपेड एट एंड है, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस करके आपको दिखा दिया। अब सर इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जैसे आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी थी, हमें फ्यूचर में पे करनी थी, प्रीपेड हमारी क्या है? एसेट है, हमें इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो हम इसे यहाँ पे एसेट साइड में प्रीपेड रेंट के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज आती थी, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे एसेट में हम दिखाएंगे प्रीपेड रेंट के नाम से। सर ये जो प्रीपेड रेंट है, अगली बार जब हम अगले साल में जाएंगे, सुनना ध्यान से, जब हम इस अगले साल में जाएंगे तो ये जो प्रीपेड हमने 20,000 का पे कर रखा है, ये अगली साल का रेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रीपेड में से हटा के नेक्स्ट ईयर ये एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। समझ में आया? तो ये जो 20,000 आपने हटाया है, ये अगले नेक्स्ट साल के पीएनएल में आप दिखाओगे। ठीक है, अब इसमें भी वही सेम बात आ जाती है कि सर प्रीपेड अगर कोई बिगनिंग का दिया है तो, यानी पिछले साल आपने 23-24 में, ये 24-25 की हम बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पे जो रेंट पे करा वो आपने करा 120। ठीक है, लेकिन पहले से यहाँ पे प्रीपेड रेंट था पिछली साल की बैलेंस शीट में, प्रीपेड रेंट असेट साइड में पे कर रखा था 20,000 का, तो ये प्रीपेड एट बिगिनिंग हो गया। देखना अब 20,000 का पिछली बार था, 20,000 का पिछली बार था, प्लस 120 का अभी पे कर दिया, टोटल रेंट कितना चला गया? 140। इस साल में रेंट कितना चला गया बताओ? 24-25 में रेंट कितना चला गया? पूरा 140। क्यों? क्योंकि 20,000 हम पहले पे कर चुके थे इस साल के रिलेशन में, तभी तो उसे प्रीपेड रेंट बोला गया था। ठीक है, और 120 अभी पे कर दिया, लेकिन हमारा पूरे साल का रेंट कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 120। तो इसका मतलब सर ये जो पे हुआ है ना रेंट, इसमें भी एडवांस गया है। और एडवांस कितना गया है? देखो 220 पे करना था, लेकिन 120 पे करना था, 140 चला गया, तो 20 का रेंट अब भी एडवांस चल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे शो करोगे आप? जब आप अपना पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रेंट पेड। कितना करा रेंट पेड आपने? 120
कैश में जो पे करा है, इसमें से आप करोगे ऐड रेंट पेड इन एडवांस एट बिगनिंग, कितना 20, टोटल आ गया ये 140, और इसमें से लेस करोगे प्रीपेड यानी रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट पेड एट एंड 20,000। ठीक है, ये क्या कर दिया सर आपने, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। ठीक है, तो ये लाइन आप खींच दोगे और यहाँ पे आपका जो नेट इफेक्ट आएगा 120 ही आएगा। ठीक, तो इससे ये कंक्लूजन निकल गया कि प्रीपेड जो रेंट होता है बिगनिंग का, उसे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और प्रीपेड रेंट जो होता है एंड का, हम उसे माइनस कर देते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि जो एक्सपेंस हमने इस साल के लिए इनकर करा है, बस उसे ही हम पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, बाकी ना, मतलब जो आगे के लिए पे करा है उसको हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, पूरे साल का 1/20 पे करा है तो 1/20 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ की बैलेंस शीट में, अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे हम, बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में नहीं, असेट साइड में यहाँ पे प्रीपेड रेंट दिखा देंगे 20,000 रुपये। ठीक है, चलो बेटा अब चलते हैं हम अपनी अगली एडजस्टमेंट पे। फोर्थ एडजस्टमेंट है बेटा आपकी एक्रूड इनकम की। किसकी, एक्रूड इनकम, जिसको क्या बोला जाता है, इसका घर का नाम है आउटस्टैंडिंग इनकम। सर ये क्या होती है, पहले तो ये समझना जरूरी है आपको कि ये होती क्या है। सर इसको बोलते हैं इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। कह रहा है पैसा कमा तो लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं करा। तो मेरे को बताओ, इस साल में 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 के बीच में हमने एक इनकम कमाई, मान लेते हैं हमने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट इनकम हमें अर्न हुई बट रिसीव नहीं हुई, बट नॉट रिसीव्ड। ठीक, तो मेरे को बताओ क्या इस साल की इनकम में इसे काउंट करेंगे हम 24-25 की इसकी इस इनकम में इसे काउंट करेंगे। तो मैंने अभी आपको समझाया था ना भाई कि हम जो अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो कौन से कंसेप्ट पे बनाते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट पे। कौन से, एक्रूअल कंसेप्ट पे। जो चाहे रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, भाई कमा लिया ना, तो आपको इसे इस साल की इनकम मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये 10,000 रुपये थे, तो इसे इस साल के आपको पीएनएल अकाउंट में इनकम मानना पड़ेगा। यहाँ पे बता दिखाओगे आप एक्रूड इनकम। ठीक है, अब सर इसे एग्जाम्पल से भी समझा दो। मैंने तो पहले ये समझाया आपको कि क्यों होता है ऐसा। कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट, जो कहता है कि भैया आपने एक्सपेंस कर दिया, वेदर पेड और नॉट, उसे रिकॉर्ड कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो। आपने इनकम कमा ली, वेदर रिसीव्ड और नॉट, उसे भी रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, इस साल से रिलेटेड होनी चाहिए बस। ठीक है, अब सुनिए एग्जाम्पल से, अगले पेज पे देख लूं, चलो यहीं ले लो। एग्जाम्पल है आपका, भैया आपने एक एफडी करी थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, उस पे आपको इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 20,000 रुपए का। ठीक है, और 5,000 इंटरेस्ट येट टू बी रिसीव्ड है, या ये भी बोल सकता हूँ 5,000 का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, अर्न है बट नॉट रिसीव्ड है ना। 5,000 का जो इंटरेस्ट है वो क्या है,
एक्रू बट नॉट रिसीव। भाई दोनों का मतलब सेम है, बस मैं लाइन अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे मैंने इतना इंटरेस्ट रिसीव कर लिया और इतना कमा लिया, लेकिन रिसीव करना बाकी है, तो टोटल कितना कमाया बताओ आप? 20 + 5 कमाया तो मैंने कितना? 25। अब इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखो, जो मैंने रिसीव कर लिया होगा उसकी तो एंट्री सिंपल हो गई होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 20,000। 20,000 ये तो सीधा सीधा इनकम में दिखा दोगे आप, पीएनएल अकाउंट में, है ना? जो रिसीव कर लिया, ये किसके लिए है? जो रिसीव कर लिया। ठीक, अब जो रिसीव नहीं करा यानी अर्न कर लिया, सिर्फ अर्न करा है, अभी रिसीव नहीं करा, ये अर्न भी है प्लस रिसीव भी है, उसकी क्या एंट्री लगेगी? उसे आप एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से रिकॉर्ड कर दोगे। एक्रूड इंटरेस्ट यानी ये फ्यूचर में मिलेगा हमें, टू इंटरेस्ट अकाउंट। 5,000 और 5,000। सर ये क्या है? ये आपकी सर एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो सर इस वाले एग्जांपल की प्रेजेंटेशन बताना कैसे होगी? ठीक है, इसको भूल जाओ, पुराने वाले को भूल जाओ, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो आप। यहाँ पे बनाते हैं हम, नीचे दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुको, इसको ऊपर बनाता हूँ आपके लिए ना। यहाँ पे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, भाई सारे खर्चे इधर, सारे इनकम इधर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम पार्टिकुलर्स रुपीस, यहाँ पे लिख देंगे पार्टिकुलर्स रुपीस। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ तो जीपी आता ही है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? ये तो दिया होता है ना, ये तो पता है आपको। एडजस्टमेंट किसकी पढ़ रहे हैं हम? एक्रूड इनकम की, आउटस्टैंडिंग इनकम की। ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड की। तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना? 20,000। ऐड कर दोगे इसमें एक्रूड इंटरेस्ट, कितना? 5,000। टोटल आ जाएगा यहाँ पे 25,000। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब बैलेंस शीट में सर इसे कैसे दिखाओगे? तो जो सुनो, जो रिसीव हो गया वो तो इनकम थी सिर्फ, वो इनकम में आ गई, लेकिन जो रिसीव नहीं हुआ वो फ्यूचर में रिसीव होगा, तो वो हमारी क्या है? एसेट है। ये हमें फ्यूचर में रिसीव होगा, तो ये हमारी क्या है दोस्त? एसेट है। तो इसको एसेट साइड में आप क्या दिखाओगे? एक्रूड इंटरेस्ट, कितना? 5,000। ठीक, तो ये एसेट साइड में आप दिखा दोगे 5,000। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब चलते हैं अपनी फिफ्थ एडजस्टमेंट पे, जल्दी से आ जाओ। अब चलते हैं बेटा अपनी फिफ्थ एडजस्टमेंट पे, जिसका नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर इसको बोला जाता है अन अर्नड इनकम। पहले बेटा इसको समझना ये होती क्या है।
जैसे आप बेटा अभी 11th में हो, आप कैसे हो अभी 11th में हो, और आप मेरे पास पढ़ रहे हो अकाउंट्स, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अभी 11th में ही रह के आपको ये बोल दिया कि 12th की फीस दे दो, आप मेरे पास अपनी 12th की फीस दे दो। तो आप इतने अच्छे बच्चे हो, आपने मेरे को अभी 12th की फीस जमा करा दी 30,000 रुपीज़, ठीक है, पूरे साल की। तो आप बताना कौन से ईयर में पढ़ रहे हो अभी। ये है हमारा 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक का ईयर। इसी ईयर में मैंने आपसे पैसा ले लिया, और आपने ये जो पैसा दिया मेरे को, ये पैसा दिया आपने मेरे को 20 मार्च 25 को। तो मेरे को रिसीव हो गया पैसा 20 मार्च 25 में। तो बताओ ये इनकम इस साल की है क्या? आप इस साल के लिए पैसा दे रहे हो, आप पैसा मेरे को 12th के लिए दे रहे हो, जो कि आप अगले साल पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ऐसी ही इनकम को हम क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को बताओ, क्या ये इनकम में, क्या ये पैसा मैं कमा चुका? पैसा सिर्फ बेटा अभी रिसीव हुआ है। मैं इसे कमाऊंगा कब? जब मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा तब ये मेरी अर्निंग मानी जाएगी, तब ये अर्न माना जाएगा। मैंने अभी आपसे पैसा लिया है, इसका मतलब मैंने एक लाइबिलिटी ले ली। ये जो इनकम रिसीव इन एडवांस है, मैंने एक तरह की अब लाइबिलिटी ले ली कि अब फ्यूचर में मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन हो गई, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। ट्रीटमेंट बताऊंगा अभी, अभी समझो कि ये है क्या, ठीक है। मैंने क्या करा, आपकी 12th की फीस अगर अभी ले ली तो इसको मैं बोलूंगा इनकम रिसीव इन एडवांस, जो कि हमारी लाइबिलिटी है। अभी की इनकम ये नहीं मानी जाएगी। अभी की इनकम मेरी कौन सी मानी जाएगी, 11th क्लास की मानी जाएगी, ठीक है। 12th क्लास की इनकम, अभी की इनकम कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। तो सर 24-25 में अभी हम क्या करेंगे, अब मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखो, इसको ना रिकॉर्ड करने के बेटा दो तरीके हैं। अगर मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है एज अनअर्न इनकम, ठीक है, अगर मैंने इसे अनअर्न इनकम की तरह ही रिकॉर्ड करा है, तो मेरे को इसे मैं सीधा यहाँ पे लिख दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड कर दूंगा। एक तो तरीका ये हो गया, जिसे डायरेक्ट मेथड बोल दिया कि सीधा मैंने एडवांस रिसीट में डाल दिया, वो इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी। एक तरीका यह है कि मैं पहले इसे इनकम में ले जाऊं, मैं इसे किस में ले जाऊं, इनकम में। तो मैंने पहले एंट्री क्या कर दी, रिकॉर्ड फर्स्टली एज इनकम। तो मैंने कैश अकाउंट लिख दिया डेबिट टू इनकम, ठीक है। और फिर मेरे को ये पता चला, अरे भाई साहब ये तो एडवांस था, तो पहले इनकम में डाल दिया, अब इनकम से हटा दो और इसको डाल दो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में। तो दोनों मेथड है, आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली एडवांस में लिख रहे हो तो आप पीएनएल अकाउंट में नहीं लेके जाओगे, और अगर आप डायरेक्टली एडवांस में नहीं लिख रहे हो, यानी आपने पहले इनकम में कंसिडर कर दिया है, आपने पहले यहाँ इनकम में कंसिडर कर दिया है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनकम, ये इसका है भाई सेकंड वाले का, लेस
तो ये माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो जो एडवांस है ना भैया, वो इस साल की इनकम में कंसिडर नहीं करा जाएगा। अब देख लो आप, मैं इसे एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको, दो मेथड है रिकॉर्ड करने के एडवांस को। एक तो आप डायरेक्टली सीधा एडवांस में डाल दो, फर्स्ट तरीका, जो कि उसमें आपको फिर पीएनएल अकाउंट में दिखाना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले उसे इनकम में कंसिडर कर रहा है और फिर उसे आपको इनकम से हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब मान लेते हैं आपने इंटरेस्ट, आपने कमीशन अर्न करा था, कमीशन रिसीव्ड 10,000, है ना, आउट ऑफ विच 5,000 इज इन एडवांस। कह रहे 10,000 का हमने कमीशन रिसीव करा, जिसमें से हमारा 5,000 क्या है, एडवांस है। तो आपने इसकी एंट्री, मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूं आपको, आपने क्या कर दिया, एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो आपने पूरा का पूरा कमीशन में डाल दिया, यानी कि पूरा का पूरा आपने इनकम में कंसिडर कर लिया। तो इसे आपको इनकम से अब हटाना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 तो इसमें से कैसा है, एडवांस है, अभी वो कमाया नहीं है। अगर हमने अर्न नहीं करा तो हम एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से उसे लिख ही नहीं सकते। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कमीशन अकाउंट डेबिट 5,000 का टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। और ये हमारी होगी लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को इसके बदले काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखाओगे इसे, यहाँ पे दिखाओगे आप कमीशन 10,000 रुपीज, लेस करोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो 5,000 यहाँ पे आपका नेट इनकम दिख जाएगा इनकम साइड में। ये पार्टिकुलर है, रुपीज है, पार्टिकुलर है, रुपीज है, ठीक है। हाँ जी, ये था कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट। अगर आपने इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली ट्रीट करा होता तो आप यहाँ पे एंट्री करते ये वाली फर्स्ट मेथड से, आपको एंट्री करते आप कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन 5,000 और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000, ठीक है। मैंने एक साथ कर दिया एंट्री। तो इसकी प्रेजेंटेशन अब आपको साफ साफ दिख रही है कि आप पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखाओगे फिर, बैलेंस शीट में, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले पीएनएल बता देता हूँ। पीएनएल भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप पीएनएल में इसको दिखा दोगे, यहाँ पे कमीशन 5,000, क्योंकि हमने डायरेक्ट एंट्री कर दी तो हमें अब इसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमें
बैलेंस शीट में इसे दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में मेरे भाई हम इसे लाइबिलिटी साइड यहाँ पे दिखा दोगे, इनकम या कमीशन, सॉरी आप इसे लिख दोगे कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5000। अच्छा, बैलेंस शीट में दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा, तो एडवांस में आपको दिखाना है तो आप उसे एडवांस में ही दिखाओगे। एडवांस आपके लिए लायबिलिटी होती है। अब आ जाते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट पे, जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। बेटा हमारी नंबर 6 है ये ना एडजस्टमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं डेप्रीशिएशन की एडजस्टमेंट, है ना। इसमें क्या होना है डेप्रीशिएशन की एडजस्टमेंट में, दो तरीके से होता है डेप्रीशिएशन, आपको पता है। व्हेन चार्ज फ्रॉम एसेट अकाउंट, है ना, और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इज क्रिएटेड। तो पहले ये वाला बता देता हूँ आपको कैसे करनी है एडजस्टमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से देखना। एग्जाम्पल है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें आपको मशीनरी दी हुई है, मशीन दी हुई है आपको इसमें 1,00,000 रुपए की। हेड ऑफ अकाउंट होता है, इधर मैं पार्टिकुलर लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दिया है ये, इसके नीचे लिखा है अब प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। तो आप क्या करोगे, 10% डेप्रीशिएशन चार्ज कर दोगे और उसे पीएनएल अकाउंट में दिखा दोगे। सिंपल है बिल्कुल, ध्यान से समझना। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड में दिखा दोगे यहाँ टू डेप्रीशिएशन, कितना 10,000 रुपये, 10% इसका, ठीक है। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे जब आप दिखाओगे मशीन, ये बेटा यहाँ पे पार्टिकुलर है, इसको दिल पे मत लेना, बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ लाइबिलिटीज है, ठीक है, यहाँ एसेट है, यहाँ रुपीज है। तो हमने मशीन लिख दिया, कितना यहाँ पे 1,00,000, लेस करेंगे इसमें से डेप्रीशिएशन, कितना 10,000, और यहाँ पे 90 पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे इसका बैलेंस शीट और पीएनएल में प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब एक इसमें ट्विस्ट डाल रहा हूँ। ट्विस्ट ये है कि अगर ये जो डेप्रीशिएशन हमें नीचे दे रखा है वो ऊपर ही हमें ट्रायल बैलेंस में दिया होता, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 10,000, तो इसका मतलब क्या होता। अगर बेटा ये ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, इसका मतलब जो इसकी एंट्री होनी है वो हो चुकी है और ये असेट में से माइनस हो चुका है। तो हमें उस वक्त कुछ नहीं करना, सीधा पीएनएल अकाउंट में इसे दिखा देंगे ऐसे ही, और सीधा मशीन भी यहाँ पे माइनस होके नहीं दिखेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रखा है। तो इसका बस बैलेंस शीट में फर्क आएगा, आपको यहाँ बैलेंस शीट में लिखनी पड़ेगी मशीन 1,00,000 रुपए, ठीक है, सीधा, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है, मैं आपको एक चीज समझाना भी चाह रहा था कि बेटा जो एंट्री ट्रायल बैलेंस में दिख रही है यानी ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी उसका इफेक्ट, उसकी जर्नल एंट्री, उसका लेजर, उसका
ट्रायल बैलेंस में बैलेंस तब जर्नल से लेके लेजर से लेके तब पहुंचा है। तो यानी उसका जो भी एडजस्टमेंट होना है ना वो हो चुका है, तो आपको दोबारा से यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब प्रोविजन का देखिएगा। प्रोविजन के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है आपकी बुक का ही, वो कर लेते हैं, है ना? वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसको कर लेते हैं, तो हमारी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। आज की लास्ट एडजस्टमेंट है ये, है ना? ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आ जाओ। तो एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको दिए गए हैं, देखना। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट को सिखाने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाना। ट्रायल बैलेंस दिया गया है जिसमें आपको मशीनरी दी गई है 2 लाख रुपए की, फर्नीचर दिया गया है 1 लाख रुपए का, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन दिए गए हैं आपको मशीनरी के ऊपर 60,000, फर्नीचर के ऊपर 27,100, 27,100। ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलते हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड ऑन फर्नीचर 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो देखना, इस पे फर्नीचर पे कौन सा लगा दिया, यहाँ पे बोल रहे हैं WDV और यहाँ पे बोल रहे हैं SLM। ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है बेटा, ये अभी तक का डेप्रिसिएशन है, यानी इस साल का डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दिया गया है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, यानी हमें करना है। ठीक है, देखना आप, तो 10% कॉस्ट के ऊपर 20,000 निकल जाएगा इसका, ये 20,000 और यहाँ प्रोविजन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 20,000 इस साल के P&L में दिख जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आपको निकालना है, क्योंकि WDV दी गई है, तो कैसे निकालोगे आप, 1 लाख माइनस 27,100 और इसका निकालोगे आप 10%। ठीक है, ये माइनस करने के बाद आपका आएगा 7290। ठीक है, इसकी WGB आ जाएगी माइनस करने के बाद 7200,900 और 10% इसका ये आ जाएगा। तो इसका डेप्रिसिएशन इतना आ गया, इसका डेप्रिसिएशन इतना आ गया, जो कि इस बार के P&L में हमें दिखाना पड़ेगा। तो आ जाओ, अब इस बार का जो हम P&L बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड। हमें कुछ नहीं दिया गया तो हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब लाइन में हाथ से ही खींच देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, बहुत ही बढ़िया। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस। ठीक है, तो देखना मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेट करा था डेप्रिसिएशन, एक ये वाला, एक ये वाला आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना आया देखना, मशीनरी के ऊपर आया आपका 10%, 20,000 सीधा सीधा। ठीक है, हमें ना रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बनाने हैं P&L अकाउंट के और बैलेंस शीट के, मैं वही बना के दे रहा हूँ आपको ना। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 20,000, है ना, और ऑन फर्नीचर हम दिखा देंगे 7290। ये कैसे आया 20,000, ये हमने निकाला 2 लाख का 10%, और ये कैसे आया, यह हमने निकाला 1 लाख माइनस 2710 का 10%। तो ये आ गया 27,290। ठीक, ये आपका P&L अकाउंट बन गया। ठीक, ऐसे ही आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब मैं अगले पेज पे बना देता हूँ आपकी बैलेंस शीट।
यहाँ पे आ गई आपकी लाइबिलिटीज़ रुपीज़, असेट्स रुपीज़। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट में देखना कैसे दिखाओगे इसे, मशीनरी दिखा दोगे। मशीनरी में ये 60,000 ऑलरेडी प्रोविज़न हमने इकट्ठा कर रखा है और 20,000 का इस साल है, तो ये 80,000 माइनस करके दिखाना पड़ेगा। और फर्नीचर में 1,00,000 का फर्नीचर है, पहले से प्रोविज़न जो इकट्ठा कर रखा है वो 27,100 है और इस साल का ये ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम दोनों को ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी 2,00,000 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। कितना आया होगा यहाँ पे बताना? 60,000 पहले का है, 20,000 इस साल का है, तो टोटल 80,000 यहाँ पे हम माइनस करके दिखाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ 1,20,000 की हम यहाँ मशीनरी शो कर देंगे। ऐसे ही फर्नीचर आप 1,00,000 का है और आपका देखना कितना था, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। कितना आएगा? 27,100 प्लस 7,290, तो ये हो जाएगा 34,390। 34,390 और इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 65,610। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट रहेगी आपकी डेप्रीशिएशन की। और ये आपका है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसके यहाँ एज ऐड जरूर लिख देना। और ये पीछे आपका हमने जो पिछले वाले पेज पे पढ़ा है, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल है, ये पीएनएल है, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, तो पीएनएल में हम बस इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और बैलेंस शीट में से सारे टोटल प्रोविजन हम माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पे प्रोविजन माइनस करके दिखा देंगे। अगर यहाँ पे ही आपको ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, इस क्वेश्चन में देखना, अगर ये चीजें ट्रायल बैलेंस में दी होती है अंदर की तरफ, ठीक है, तो आपको माइनस इसमें दोबारा से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि मैंने आपको पहली एडजस्टमेंट में बताया था। तो बेटा आज के लिए हम इसे इतना ही रखते हैं। हमारी 6 एडजस्टमेंट यहाँ तक हो गई डेप्रिसिएशन तक की। कुछ क्वेश्चन अब आप इसके ट्राई कर सकते हैं, आपके मोस्टली क्वेश्चन इन एडजस्टमेंट से हो जाएंगे। अब कुछ स्पेशल तरह की एडजस्टमेंट बची है विच इज रिलेटेड टू बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ठीक है, वो कुछ एडजस्टमेंट हम आगे के कमिंग सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।